जय हिंद दोस्तों वैक्सीन डिप्लोमेसी यह टर्म पिछले काफी महीनों से चल रही है समूची दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन मैं इसके आगे एक बात करना चाहता हूं कि हम जब भी संवाद करते हैं तो हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम भारत को केंद्र में रखते हुए ग्लोबल एरिना पर जियोपॉलिटिकल बात करें। और मेरा एनालिसिस है, आप हो सकता है कि उसको माने, हो सकता है नहीं माने। तो यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसका भी उत्तर दूं। और यदि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पुख्ता रखता है तो मैं उसको मानूंगा। फिलहाल मैं अपना रख रहा हूं। तो दोस्तों मेरा यह मानना है, मेरा यह मत है और मेरी रिसर्च जो कहती है कि दुनिया का जो ग्लोबल पावर बैलेंस है, जो जियोपॉलिटिक्स है, जो सामरिक स्थितियां हैं, अब वह हो सकता है कि हथियारों के साथ साथ, मैं साथ साथ शब्द बोल रहा हूं, हथियारों से ज्यादा नहीं कह रहा, हथियारों के साथ साथ या बराबर ही में उनके अब वैक्सीन्स की जो डिप्लोमेसी रहेगी वह भी उसको डोमिनेट करेगी। और यदि ये वैक्सीन इस ही वर्ष जो लग रहे हैं, जो अभी वर्तमान में लग रहे हैं, वहीं तक रहते हैं तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ये मान कर चलें कि अगले कुछ वर्षों तक इसके बूस्टर शॉट्स, जिसकी संभावना है, की भी आवश्यकता पड़ती है, तो फिर ये ग्लोबल ऑर्डर में बहुत कुछ परिवर्तन ला देगा। यह आप लिख कर रख लीजिए, ऐसा मेरा एनालिसिस है। और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। इसी वर्ष फरवरी में रूस ने एक डील ब्रोक की थी सीरिया और इजराइल के बीच में, और एक इजरायली नागरिक गिरफ्त में था सीरिया में, और उसको रिलीज करवाने के बदले में इजराइल ने पेमेंट किया रशिया के जो वैक्सीन्स वहां पर सीरिया को दिए गए, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 बोल दे या स्पुतनिक वी बोल दे, वह इजराइल ने रशिया से खरीद के दिए और उनका जो सिटीजन वहां गिरफ्त में था उसको छुड़वाया। अब आप देखिए इसमें दो चीजें हैं कि वैक्सीन की आवश्यकता कितनी है कि जो सीरिया देश है वह इजरायली नागरिक को छोड़ता है, लेकिन चूंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा था तो इजराइल उसको वैक्सीन खरीद के देता है रशिया से। और रशिया क्यों बीच में है? क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस है सीरिया में। असद की जो सरकार है, वो असद की सरकार बेसिकली रशिया की वजह से ही बची है, तो रशिया की से बहुत ज़्यादा है। तो रशिया एक बीचवान करके अपना वैक्सीन भी बिकवाता है, इजराइल का काम भी करवाता है, इजराइल के भी करीब हो जाता है एक तरह से, और सीरिया को अपना वैक्सीन भी दिला देता है। तो आप देखिए कि रशिया ने एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाया दोनों कंट्रीज के ऊपर, सीरिया के ऊपर भी और इजराइल के ऊपर भी। इसी तरह से आप देखिए कि मुख्तलिफ देश हैं, इवन रशिया जो है वह सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वहां पर भी सप्लाई कर रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना भी कर रहा है, क्योंकि दोनों की नज़र रहती है, दोनों की दोस्ती भी रहती है, लेकिन दोनों का कॉम्पिटिशन भी रहता है। इस सेंट्रल एशिया की जो स्थान्स बोलते हैं, जिनको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन स्थान्स वाली जो कंट्रीज हैं उसमें दोनों एक तरह से कॉम्पीट भी करते हैं। वो CSTO और SCO का कॉन्सेप्ट भी वही है, उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, किसी दिन और भी बात करेंगे CSTO और SCO के कॉन्सेप्ट के बीच में। आज केवल वैक्सीन डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं। तो वहां पर भी रशिया ने अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस स्पुतनिक 5 के माध्यम से किया, और चाइना भी कहीं ना कहीं कर रहा है। चाइना ने एक तरह से डिक्लेयर किया है कि उसके दो वैक्सीन हैं, साइनोवैक और साइनोफार्म। वो कहते हैं कि ये ग्लोबल पब्लिक गुड है, लेकिन फिजूल की बातें हैं। इसमें भी इसने लगभग 100 कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है चाइना, और कई कंट्रीज को तो निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। लेकिन उसके पीछे भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और चाइना बेसिकली किसको कर रहा है? चाइना यूजुअली करता है गरीब कंट्रीज को। लेकिन ये जो गरीब कंट्रीज है ना, ये साधन संपन्न देश हैं, इनके पास खनिज है, इनके पास डायमंड्स है, इनके पास, किसी के पास यूरेनियम है, कहीं पर जो रेयर अर्थ मिलते हैं वह मिनरल्स मिलते हैं। तो चाइना बहुत सारी चीज़ें सोच के करता है। और कई जगहों पर तो उसने
एक तरह से डेंट दिया है, अमेरिकन फाइजर को अपना माल सप्लाई किया है। उसके पीछे भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कहीं पर आप लॉजिस्टिक्स को हैम्पर कर दो कि लॉजिस्टिक ही नहीं पहुंच पाए, कहीं आप करप्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब दे दो। ये सब भी चीज़ की हो हम नहीं कह सकते, हो सकता है की हो, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में, और कंट्रीज अपना प्रभाव के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि आप लॉजिस्टिक रोक दें तो फाइजर का माल आ नहीं पाएगा, वहाँ पर फिर डिमांड बढ़ेगी उस कंट्री में, और फिर चाइना अपना माल देगा कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स भी है, लो भैया हम अपना माल देते हैं ताकि आपकी आवाम जो है वह खुश रहे, आपकी आवाम की समस्याओं का निवारण हो सके इस पेंडेमिक के समय। फिर हमने एक और चेहरा देखा चाइना का कि पैराग्वे छोटा सा कंट्री है, लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका का कंट्री है, और उसको वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था कि कुल 1400 देश हैं जो ताइवान को एज अ कंट्री मानते हैं, उसमें से एक पैराग्वे भी है कि ठीक है हम चाइनीज वैक्सीन दे देंगे पैराग्वे को, लेकिन उसके बदले में आपको डी रिकॉग्नाइज करना होगा ताइवान को। लेकिन फिर भारत बीच में आया और ताइवान ने भारत से संपर्क किया, भारत ने कोवैक्सीन दी और चाइना को एक तरह से डिप्लोमेटिक कूटनीतिक मात दे दी उस क्षेत्र में। लेकिन उसी साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट है ब्राजील का, ब्राजील को जो चीन ने अपना वैक्सीन दिया है वो किस कंडीशन पे दिया है, उसको प्रेशर किया ब्राजील को कि ठीक है हम आपको वैक्सीन देंगे, और सक्सेसफुली प्रेशर किया, लेकिन आप अपना बाजार खोल दो हुआवे के 5G के लिए। अब आपने देखा होगा कि हुआवे के 5G पर अमेरिका ने भी बैन लगा दिया, हम भी तरह से नहीं आने देंगे उसको, फिर ग्रेट ब्रिटेन ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, अलग अलग देश लगाए जा रहे हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉक की जो कंट्रीज हैं वह ब्लॉक कर रही हैं हुआवे को 5G को, क्योंकि डेटा के ब्रीच करता है। लेकिन ब्राजील जैसा इतना बड़ा मार्केट उसने अपने लिए खोल लिया प्रेशर डालकर वैक्सीन का। तो किस प्रकार से उसने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को यूज किया कि अमेरिका को यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने मात दी है। और मैं कहता हूं कि यदि ये हर साल अगले कुछ सालों तक के बूस्टर डोजेस लगते रहे तो आप देखेंगे कि ग्लोबल एक तरह से पावर का ग्लोबल रीओरिएंटेशन होता हुआ आपको दिखेगा। और आप ये देखिए ना कि कोई भी हेजोमनिक पावर होता है तो वो अपनी हेजोमनी को कैसे स्थापित करता है, वह जो है वो दूसरी कंट्रीज को क्लाइंट स्टेट्स कह सकते हो, जिसको उनको नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनको आर्म डील देता है, हथियारों की डील देता है, उनसे बेसिस लेता है, अपना भी फायदा देखता है उस बेसिस में, और उनको भी बोलता है कि उसकी वजह से आप भी सिक्योर रहेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट्स होते हैं जैसे CSTO के हैं, जैसे नेटो के हैं, जैसे जापान के साथ US के हैं, जैसे साउथ कोरिया के साथ जो उनका आर्मी बैठी है वह भी डिफेंस इनके कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट्स हैं। तो इस फिलीपींस के साथ भी डिफेंस कमिटमेंट हैं। तो जो प्रभावशाली हेजोमनिक जो कंट्रीज होती है वो आर्म्स के माध्यम से, नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर अपना जो है अपना अम्ब्रेला इंक्रीज करती हैं, अपना डोमिनेशन इंक्रीज करती है। और हमने जब शीत युद्ध चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, तब हमने बहुत देखा कि जो ग्लोबल नॉर्थ में दोनों ही आते हैं, USSR और उसके सहयोगी देश भी आते हैं और अमेरिका उसके सहयोगी देश भी आते हैं, सब ऊपर हैं, ये नॉर्थ में हैं, और दूसरे देश जो कम डेवलप्ड है कंपैरेटिवली वे यूजुअली नीचे आते हैं, साउथ में आते हैं। तो हमने देखा था कि खूब वेपन्स का फ्लो हुआ नॉर्थ से साउथ में, ट्रेनिंग खूब हुई, ट्रूप्स भी खूब गए, बेसिस बनी, यह सब हुआ था। और कोल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी जो कि बेसिकली गलत थी, जो मॉरली भी बिल्कुल गलत थी। इवन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी वही किया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, क्लासिक 2 उदाहरण दूंगा आपको कि कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको उस समय जायर कहता था, वहां का तानाशाह मोबुटू। अब मोबुटू एक जालिम व्यक्ति था, तानाशाह था, भयानक भ्रष्टाचार करता था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको पूरा समर्थन दिया, क्योंकि यूएस को वो ये बताता रहता था कि यदि मैं गया यहां से तो होगा कुछ भी नहीं, वहां पर सोवियत आ जाएंगे और सोवियत की सत्ता हो जाएगी, सोवियत समर्थित सत्ता हो जाएगी। तो एक तरह से
आंखों पर पट्टी बांधे रखता था यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न वर्ल्ड कि जो चाहे वो अपने देश में जितना भ्रष्टाचार करना चाहे, जितना वो चाहे तो लोगों को लटका दे। उसने ओपनली भी फांसी दी अपने विरोधियों को। उसने एक तरह से लोगों में यह संदेश दिया कि मेरे खिलाफ जो भी बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति बना दी थी उसने। यहां तक जब नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज की तो उसमें इतना भ्रष्टाचार किया कि उसका जो इनर सर्कल था उसी के पास सारी कंपनीज आने लगी, लेकिन आंख बंद करके रखी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का फॉल हुआ उसको छोड़ दिया कि अब तुम खत्म होते हो तो हो जाओ। फाइनली वह खत्म हो गया। उसी तरह से इससे भी बड़ा एक चीज हुई थी, ये हुई थी जो दूसरा तानाशाह था अफ्रीका में, वो था मोकासा। मोकासा जो था ये इतना पागल किस्म का आदमी था और ये अपने आप में इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में था क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी से आया था। तो वो अपने आप को नेपोलियन बनाना चाहता था और उसने बाकायदा अपना जिसको कहते हैं ना क्रीमेशन करना, वो सेरेमनी की। और जिसको हम क्या कहेंगे कि जिसपे अपने आप की ताजपोशी की, उसने नेपोलियन की तरह की ड्रेस पहनी और उसमें बहुत बड़ा खर्चा आया। उसने ये कहा फ्रांस को, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी उसकी कंट्री, कि फ्रांस उसका वो जो उसका ताजपोशी है उसको स्पॉन्सर करेगा, उसको फाइनेंस करेगा। और चूंकि फ्रांस को लग रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा यदि ये आदमी नहीं रहा साथ में, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज की दुनिया में भी कोल्ड वॉर के समय इस प्रकार की ताजपोशी हुई थी इन महोदय की और फ्रेंच डिजाइनर्स ने इसके लिए डिजाइनिंग की थी। तो और भी मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, आपको इंटरेस्ट आएगा इसके। ये 1977 की बात है। आप देखिए कि ये इन्होंने इस तरह से इनके पोस्टर्स बने थे कि इनकी ताजपोशी हुई थी और अपने आप को इन्होंने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया था। ये अपने आप को नेपोलियन जैसा समझने लगे थे। लेकिन 2 साल के बाद स्थिति यह हुई कि जब फ्रांस को लगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है, तो जिस व्यक्ति को अपने जो प्रेडिसेसर थे, जिसको टेक ओवर करके, जिसको एक तरह से सत्ता से बाहर करके डेविड डेकाओ उनको जो बाहर किया गया था, उसी को वापस हाथ में सत्ता देने में समर्थन किया। तो जब कोल्ड वॉर चलती है, ग्लोबल डोमिनेंस होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा नैतिकता की बातें नहीं चलती। और अभी आप देखिए कि वर्तमान स्थिति को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वह टॉप पर है अपनी कंपनीज की वजह से, विशेषकर चाहे मॉडर्ना हो, चाहे उनकी फाइजर हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, ये वैक्सीन के मामले में। और उसने अपनी कंपनीज के माध्यम से, खुद से नहीं, कंपनीज के माध्यम से अपने कुछ अलाइज को माल बेचा भी है, जैसे यूनाइटेड किंगडम को, यूरोपियन यूनियन को, अरब के स्टेट्स यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल, इनको भी उसने बेचा है। लेकिन इनकी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके हो या फिर चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इन्होंने बिल्कुल ना के बराबर दुनिया को वैक्सीन्स दिए हैं। और अब तो यूरोपियन यूनियन भी जो है वह भी कट शॉर्ट करती आ रही है। अभी तक भारत दे रहा था, लेकिन भारत में भी चूंकि पेंडेमिक बढ़ रहा है तो हमने भी बिल्कुल अपने हाथ रोक दिए। क्यों नहीं रोकेंगे, हमने भी रोके हैं। अब जहां तक रशिया की बात है, रशिया भी एक छोटे से रीजन को डोमिनेट कर रहा है। चाइना ने 100 कंट्रीज को, मोस्टली गरीब कंट्रीज को वैक्सीन दिया है। ये वह कंट्रीज है जिनके पास जमीन के अंदर बहुत संपदा है। तो चाइना अपनी अलग नीति पर चल रहा है, अपने प्रभाव को एक्सपांड कर रहा है वैक्सीन के माध्यम से। और यहां तक तो बातें यह भी आई हैं कि लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज में फाइजर जैसी कंट्री ने अर्जेंटीना जैसी कंट्री से, ब्राजील जैसी कंट्री से मिलिट्री बेसिस भी मांगी। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये सामरिक भी है और इसमें क्या किसी कंपनी की भी औकात हो सकती है यदि स्टेट उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कंट्री नहीं कर रही हो तो ऐसी बातें करे। लेकिन उन्होंने उनकी मिलिट्री बेसिस तक की डिमांड की। तो आप सोचिए कि ग्लोबल पावर का रीओरिएंटेशन कैसे हो सकता है वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से। अब फिर हम आए यदि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट पर, तो उसमें अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स
एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसको कंपटीशन मिलता है वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन से। लेकिन यदि सबसे बड़ा कोई है तो इंडिया और चाइना आते हैं, विशेषकर जेनेरिक में, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को भी मेडिसिन सप्लाई करते हैं। और एक और पावरफुल कंट्री इस दिशा में दिखती है, साइज के हिसाब से बहुत छोटी है लेकिन स्पीयर के हिसाब से काफी बड़ी है, वो इजराइल। क्योंकि इजराइल की एक जो कंपनी है वह दुनिया की सिंगल सबसे बड़ी जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका नाम है टेवा फार्मास्यूटिकल्स। और अब ये जो कंपनी है ना, यह भी लाइसेंस लेकर वैक्सीन बना रही है। और अभी से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि इजराइल ने होंडुरास और ग्वाटेमाला को बात की है कि हम आपको वैक्सीन के डोज देंगे। ये देखिए, इजराइल कोई बहुत बड़ी कंट्री जैसे यूके हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, उनसे ये बात नहीं कर पाएगा कि हम आपको वैक्सीन देंगे और बदले में ये काम करें। लेकिन छोटी कंट्रीज, गरीब कंट्रीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, और जिनकी बेसिकली जो इकोनॉमी चलती है टूरिज्म के ऊपर चलती है, और टूरिज्म की खराबी खत्म एक तरह से हो चुका है दुनिया भर में, उसकी वजह से ये बिल्कुल घुटनों के बल पर आ गए हैं आर्थिक तौर पर भी। तो इजराइल ने कंडीशन रखी है, ऑफर दिया है कि हम आपको वैक्सीन देंगे, बदले में आप होंडुरास और ग्वाटेमाला अपनी उनकी जो एम्बेसीज है इजराइल में उसको जेरूसलम में शिफ्ट कर दें। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से ग्लोबल जो पावर डायनामिक्स हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं वैक्सीन के माध्यम से। और वैक्सीन की एक जंग चल रही है, उसमें विशेषकर रशिया, चाइना और इंडिया जो है वे अपना अपना जो पूरी शक्ति लगा रहे हैं इस डोमिनेशन के लिए। और आप कह सकते हैं अभी इंडिया नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ महीनों में इंडिया वापस देना शुरू कर देगा। इंडिया के पास दुनिया के 60% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो हम बहुत जल्दी अपने जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दें। मे भी मुझे लगता है कि पूरे भारत को हम वैक्सीनेट कर देंगे ईयर एंड तक, उसके बाद फिर सप्लाई करना शुरू करेंगे। और इस डोमिनेशन में हम भी एक क्लेमेंट हैं, और बड़े पावरफुल क्लेमेंट है कि इसमें हम भी अपना शेयर लेंगे डेफिनेटली। इसीलिए, और अभी आप देखिए कि ग्लोबल नॉर्थ, मतलब जो यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, ये अब धीरे धीरे घिसटते घिसटते इस पेंडेमिक की क्राइसिस से निकल रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है अभी भी इसमें है, इसमें लामुख्तिला है, इसमें परेशान है, इसमें घिसट रहा है, इसमें मर रहा है। तो आप ये देखिए कि इसमें अब क्लाइंट स्टेट्स बनाने की होड़ चलेगी। इंडिया, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। देखते हैं इस जंग को कौन जीतता है, कौन ज्यादा क्लाइंट स्टेट बना सकता है। और मैं एक निवेदन मेरी सरकार से करूंगा, भारत सरकार से, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वैक्सीन की जो प्राइसेस हैं वो स्टेट्स के लिए, प्राइवेट के लिए भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। शायद मनमोहन सिंह जी ने सजेशन दिया था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से जो है वह इसको मैनेज किया जाए। मैं कहता हूं कम से कम कोवैक्सीन जो हमारा स्वदेशी ICMR के द्वारा बनाया हुआ मैक्स वैक्सीन है, उसका भारत पेटेंट बिल्कुल भी नहीं दे। क्योंकि हमने पहले बात किया था वेस्टर्न कंट्रीज से भी, हमने और साउथ अफ्रीका ने, कि आप पेटेंट दे दे ताकि जहां पर ज्यादा जरूरत है, जिन देशों को ज्यादा जरूरत है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। लेकिन ये लोग देने को तैयार नहीं है, तो हमको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो इंडिया की 617 म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो मल्टीपल म्यूटेशन हुए हैं जिसमें, उस पर ये माना जा रहा है ग्लोबली अब कि कोवैक्सीन, इंडियन वैक्सीन कारगर है। और ये जो स्ट्रेन है ना, एक देश से दूसरे देश जाती हैं। जैसे पंजाब में जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो ब्रिटिश स्ट्रेन की वजह से हुई है। तो जब ब्रिटेन से वहां आ सकती है तो भारत से भी कहीं और जा सकती हैं। और ये हमारा जो वैक्सीन है इस स्ट्रेन पर कारगर है, तो हमको बिल्कुल भी इसका पेटेंट नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एपिडेमिक डिजायर एक्ट 1897 लगा कर जो भी करना हो वो करे, वो सरकार का मामला है किस प्रकार से टैकल करना है। लेकिन मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मेरी सरकार से, भारत सरकार से, कि कोवैक्सीन का पेटेंट बिल्कुल नहीं छोड़े। क्योंकि अब जो डिप्लोमेसी चल रही है, जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल वैक्सीन का है। जय हिंद, जय भारत।